नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। इससे पहले कि आज हम आपको आज का मुद्दा बताएं, हम आपको आज पहले कुछ सुनाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान जश्न आजादी मना रहा है और इस मौके पर आज पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर जो भाषण दिया, उस भाषण को सुनते वक्त लगा कि ये भाषा तो हमने पहले भी सुनी है। किसकी जुबान से सुनी है, ये आप खुद देखें और फिर सोचें। गांधी जी के पास 2-3 कपड़े थे, एक लाठी थी, एक घड़ी थी, घमंड नहीं था। और दूसरे प्रकार का नेता होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण शायद हिटलर। उस नेता को जनता की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ बोलता है। मुल्क बनता हमारा, पता नहीं आज क्या होता कि आज हम सब यही इसी तरह की एक रेसिस्ट फैशिस्ट फिलॉसफी के अंदर हम सब गुलामी कर रहा होता है। खुदा न खास्ता फिलॉसफी के अंदर हम सब गुलामी कर रहा होता है, खुदा न खास्ता। तो उस वक्त उनकी इंटेलिजेंस, उनकी ब्रिलियंस देखें कि वो समझ गए थे कि ये किस तरफ जा रहा है। सुना आपने इमरान खान की जुबान और राहुल गांधी की जुबान। जी हां, जुबान में आपको कोई फर्क नहीं दिखा होगा, लेकिन यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। ऐसी कई मिसालें हैं। राहुल जैसे विपक्ष के नेता लगातार पाकिस्तान के फेक न्यूज का शिकार हो रहे हैं। कैसे, ये आप खुद देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। धारा 370 हटने के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर में अमन की ईद मनाई गई और अब घाटी के कोने कोने में स्वतंत्रता दिवस के एक फंक्शनल डेमोक्रेसी अगर साउथ एशिया में है तो इंडिया है। और आप वहां पर आप ये काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सब खुशी मना रहे हैं। भाई जब फूलों में बहार है, आपके आंगन में बहार है, तो टेलीफोन करने दीजिए ना। तनाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हम उस समय आरएसपुरा सेक्टर के एकदम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में इस समय मौजूद है और आखिरी गांव सुचेतपुर, वहां पर हम इस समय मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं पीछे पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन पोस्ट साफ तरीके से नजर आ रहा है और उसके इस पार बीएसएफ के पोस्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है। और आईटीवी नेटवर्क की तरफ से एक प्रयास किया गया कि तिरंगे को भारत पाकिस्तान की सीमा तक ले जाना और एकदम आखिरी गांव तक ले जाना, लोगों तक पहुंचाना। और यहाँ हमने कुछ फ्लैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यहाँ पे आम जो विलेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, हम उनसे ही सीधी तौर पे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। आप बताओ, 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे। किस तरह मनाओगे? धूमधाम से मनाएंगे। हर साल मनाते हो? हाँ। आप क्या करोगे? स्कूल छुट्टी होगी उस दिन? हाँ। तो आप झंडा कहाँ लहराओगे? छत पर। शांति व्यवस्था में कोई खलल न डाल सके, लिहाजा सुरक्षा बलों के जवान हर जगह मुस्तैदी से मौजूद हैं। मगर अमन के इस माहौल में फर्जी वीडियो और खबरों के जरिए अशांति फैलाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान के मुताबिक कुछ विपक्षी पार्टियां लगातार ऐसी साजिशों में जुटी हैं। Opposite parties, including the neighboring states, they take the initiative of unleashing the propaganda. You must have seen the videos of 2016 circulating now. You must have seen videos of 2010 even, Baramulla, in circulation now. So that is part of their propaganda. As far as our steps. अब प्रदर्शन की इसी तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के समुद्री मामलों के मंत्री अली हैदर जैदी ने ट्विटर पर इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि यह कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद वहां हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। मगर असल में यह तस्वीर 2016 में आतंकी बुरहान वानी के जनाजे के वक्त की है। ऐसे और कई वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष के नेता इन्हीं तस्वीरों को सच मानकर घाटी के हालात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को फेक न्यूज के आधार पर दिया गया बयान बताते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा था कि राहुल आकर कश्मीर की हालत देख लें, मैं हवाई जहाज का खर्च देने को भी तैयार हूँ। कई लोग भी हैं जो इसको लेकर बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, कश्मीर में हालात खराब है, इसको लेकर आप क्लियर मैसेज देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किराया दूंगा, आके देखो हालात कितने खराब है, हमें दिखाओ,
फोटो लो, तस्वीरें लो, हमको दिखाओ। कहीं मैं घूम रहा हूं, डोभाल साहब घूम रहे हैं, हमारे चारों सलाहकार घूम रहे हैं, हमारा डिविजनल कमिश्नर घूम रहा है, हमारा डीसी घूम रहा है, हमारी सारी पुलिस है, सीआरपी के डायरेक्टर कल आए थे सुबह। कहीं कुछ नहीं है। मगर सिर्फ राहुल ही नहीं, विपक्ष के कई दूसरे नेता भी या तो फेक न्यूज का शिकार बनते दिख रहे हैं या फिर फेक न्यूज फैलाने की वजह बन रहे हैं। तो आप 80 लाख लोगों को बंद करके रखेंगे? ये इमरजेंसी है क्या? ये तो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं आप। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी अगर साउथ एशिया में है तो इंडिया है, और आप वहां पर आप ये काम कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं सब खुशी मना रहे हैं। भाई जब फूलों में बहार है, आपके आंगन में बहार है, तो टेलीफोन करने दीजिए ना। गृह मंत्रालय लगातार कश्मीर पर अफवाह फैलाने वाले वीडियो और खबरों पर नजर बनाए हुए है और ऐसे करीब 100 URL को बंद करने की तैयारी है जो कश्मीर पर दुष्प्रचार में जुटे हैं। मगर उन नेताओं का क्या जो या तो फेक न्यूज के शिकार बन रहे हैं या फिर उनके बयान फेक न्यूज फैलाने की वजह बन रहे हैं। आपने रिपोर्ट में देखा, हमारे यहां विभीषण एक नहीं अनेक हैं, वरना लतखोर पाकिस्तान की क्या औकात और मजाल कि हिंदुस्तान की ओर वो आंख उठाकर भी देख सके। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल शिवदान सिंह साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली मौजूद हैं। मेरे साथ स्कंदार तायल जो कि पूर्व राजनयिक हैं वो भी मौजूद है। मेरे साथ आने वाले समय में मसूद हाशमी, शहजाद पूनावाला और पाकिस्तान से भी गुलाम अब्बास जुड़ेंगे। लेकिन मैं अपनी चर्चा और बहस को आगे बढ़ाऊं। राजीव जेटली, सबसे पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया कि आखिर जो भी इस तरह से 370 की खिलाफत करता दिखाई देता है वो अपने आप में आतंकी और माओवादी का समर्थक दिखाई देता है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। पहली बात तो यह है कि अगर ये 370 और 35 से ना हटाया होता हमने, तो हमें पता भी ना चलता इस देश के अंदर कौन कौन लोग बैठे हैं और क्या क्या सोचते हैं वो। अब आप देखिए, बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो अभी तक मुस्लिमों की आवाज बन के बात करते थे। कुछ ऐसे नेता थे जो कांग्रेस की बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की कहा करते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानून लागू कर रखे थे उस कानून के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे बाहर निकल के आए हैं जिनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। पहली बार नजर आया, हमने तो जिन लोगों ने देश में आजादी का वक्त नहीं देखा था उनको एहसास हो गया कि ये भाई कलर पिक्चर है उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की, जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नेहरू जी के वक्त में चलाई गई थी। क्या सोच रखी गई थी? हम सोचते थे शायद कोई मजबूरी होगी नेहरू जी की, उस मजबूरी के चलते कदम उठाए गए होंगे। आज समझ में आता आज तो कोई मजबूरी नहीं थी। आज तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। अगर देश का मजबूत नेतृत्व इस कदम को उठा रहा है और वो चाहता है कि कोई भी शीशे की दीवार हमारे बीच में ना रहे, तो ऐसे में भी अगर वो नेता बाहर निकल रहे हैं और वही भाषा बोल रहे हैं जो 47 और 51 और 54 में बोली गई थी, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इनका एजेंडा वही एजेंडा है जो एजेंडा पाकिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि ये पाकिस्तान के एजेंडे पे काम क्यों करेंगे। इनकी सोच ये है कि अगर हम पाकिस्तान को खुश रखेंगे तो हमारे देश के अंदर कोई वोट हमें पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इनकी सोच ये है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो तभी चल सकती है जब तक हम पाकिस्तान की भाषा बोलें। अगर हम पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलेंगे तो हमें राष्ट्रवादी कहा जाएगा, हमें देशभक्त कहा जाएगा, और देशभक्त कहा जाएगा तो शायद हमारा वोट हमसे छिटक जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है। देश का वोटर ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने बना के रखा। इन्होंने देश के वोटर को, देश के एक समुदाय को जानबूझ के पूरे देश से अलग करके। राजीव जेटली, आप मानते हैं कि अगर हम राजीव जी क्या आप मानते हैं कि 370 को लेकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर हम न केवल अपने यहां अराजकता पैदा कर सकते हैं बल्कि पड़ोस का नापाक मुल्क इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है? मैंने आपसे यही कहा, पड़ोस का मुल्क तो आज से नहीं शुरू से फायदा उठाता आया है। शेख अब्दुल्ला जी ने भी इसका फायदा उठाया था और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो भी रहे हैं तब से वो फायदा उठाते आ रहे हैं। बंटवारे से पहले ही उठा लिया था इन्होंने फायदा। आज ये समझ में आता है शायद बंटवारे की जरूरत नहीं थी, बंटवारे की जरूरत नहीं थी। मजबूरी, केवल सत्ता की मजबूरी ने बंटवारा करवाया। आपने देखा होगा आज भी किसी भी हद तक राजनीतिक गुणा भैग के तहत कोई भी नेता चला जाता है और वो सोचता है मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं।
और ये अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अगर देश के भी टुकड़े करने पड़े तो कर दीजिए। एक मजबूरी ये भी हो सकती है कि इंतजार नहीं किया जा रहा था, उन्हें लग रहा था अगर थोड़ा वक्त और खिंच गया तो हो सकता है कोई और बड़ा नेता मेरे आगे ना आ जाए। राजीव जी, हो सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे ना आ जाए। राजीव जी, आपका जवाब देने के लिए मसूद हाशमी स्टूडियो में पहुंच गए हैं। जी हाँ, एक तो मसूद भाई आप देरी मत किया करिए क्योंकि बहस में आपका शुरुआत से ही रहना बहुत जरूरी हो जाता है। दिल्ली के ट्रैफिक ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या कर सकता हूं मनीष जी? नहीं, अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे कि आखिर ऐसा कैसा इत्तेफाक कि कांग्रेस के बड़े नेता जो कहते हैं पाकिस्तान वही दोहरा देता है। इमरान खान हो, तमाम उनके विदेश मंत्री हो, आप ही की भाषा और राग क्यों बोल रहे हैं, या आप वहां का सुनकर यहां बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये कि कांग्रेस की तरफ से जवाब देने वाला मैं कोई नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस से मेरा कोई ताल्लुक जी, कांग्रेस से भारतीय हैं हम, भारतीय जी, हम भारतीय हैं। लेकिन अब मैं तो अभी मैंने सुना नहीं, अभी मैं राजीव जी की बात सुन रहा था, तो राजीव जी आजादी का जिक्र कर रहे थे, तो मैं राजीव जी से पूछना चाह रहा हूं कि आजादी के अंदर आपका और आपकी पार्टी का योगदान क्या था? आप लोग तो अंग्रेजों की हिमायत कर रहे थे और उनको जो स्वतंत्र सेनानी जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे उनकी मुखबरियां कर रहे थे। 52 साल लगे आरएसएस को अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहराने में। आप भी मसूद भाई आप भी वही बात कर रहे हैं जो आज इमरान ने कही। आप भी वही बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं मसूद भाई? आज इमरान ने आरएसएस का जिक्र किया वहां पर ये कहते हुए। तो वो तो करेंगे ना, जो ताकतें देश को, तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं मसूद जी। तो अगर इमरान कर रहा है तो हम वो बात करनी छोड़ देंगे, इमरान से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती थी, देश के खिलाफ थी, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे हमेशा और देश को बताते रहेंगे कि ये तमाम लोग वीर और पड़ोसी उसका फायदा लेते रहेंगे। उठाएं तो आप बताते रहेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। पड़ोसी उसका फायदा लेते रहेंगे। हमारे देश में क्या हो रहा है इसका जवाब देने के लिए शहजाद भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हमें ये बात करनी है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें पड़ोस से मतलब नहीं है। वो कुछ भी बहुत शॉर्ट में एक जवाब देना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में। जी बोलिए राजीव जी। मैं बहुत शॉर्ट में नहीं, मैं इन्होंने पूछा कि आजादी की लड़ाई में आपका योगदान क्या रहा था। इस पूरे देश की जनता, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी में हो, कोई समाजवादी पार्टी में हो, कोई जनता दल यूनाइटेड में हो, एस में हो, सभी लोग कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई में योगदान रखे हुए थे। लेकिन मैं आपके प्रश्न को पूरा कर देता हूं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी, आप इनसे पूछिए आजादी की लड़ाई नहीं, अरे सुन लो मेरे भाई, मेरी बात सुन लीजिए। आजादी की लड़ाई में जिन्ना साहब का बहुत बड़ा योगदान था। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, अब इसके ऊपर बताइए। जिन्ना साहब का योगदान था आजादी की लड़ाई में। अरे जिन्ना साहब का योगदान था तो जिन्ना साहब का फोटो तो आरएसएस के हेडक्वार्टर के तहखाने में होगा जरूर, क्योंकि बंटवारे से जितना फायदा आप लोगों को हुआ है किसी को हुआ नहीं। मेरी बात तो सुनिए, बंटवारे का सबसे ज्यादा फायदा तो आप लोगों को हुआ है। अरे क्या सोचा आपने जिन्ना साहब के बारे में? ले गए ना देश तोड़ के। जिन्ना साहब को आप लोगों ने, जिस तरह से आप लोग लाके दूसरे लोगों को एस्टैब्लिश करते हो, नेता बना देते हो। आप आजादी की लड़ाई से योगदान को, नेता बना, आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को देश के टुकड़ों का आधार मत बनाइए। आप आजादी की लड़ाई का नाम ले लेके देश के टुकड़े नहीं कर सकते हैं बार बार। पहले भी आजादी की लड़ाई के नाम पर ठेकेदारी ले ली थी। नहीं, आप बताइए ना, आपका आजादी में तो योगदान रहा। देश ने अपना बलिदान दिया, आप प्रमाण दीजिए सर। लोगों पे लाठियां बरसाई गई, मुझ पर वो लोग 4-5 लोग दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है कि आजादी के वक्त आप लोग अंग्रेजों की मुखबरियां कर रहे थे, अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। आप उस बात को मानिए, इस बात को मानिए, इतिहास गवाह है भैया। ये पूरा देश, अरे मसूद हाशमी जी, राजीव जी, राजीव जी, आजादी की हम जश्न के मौके पर कहाँ ये बंटवारे की बात करेंगे? बड़ी मुश्किल से हमें ये मिली है बंटवारा। नहीं मसूद जी, राजीव जी जो कह रहे हैं, यानी कि आप मानते हैं, आप मानते हैं कि वो जनरेशन गलत थी, आप मानते हैं? कहा है मैंने कहा है आज की जनरेशन के बारे में आप लोगों ने, आप लोग आजादी की लड़ाई के जनरेशन की बात की जाएगी, जो राष्ट्र विरोधी जनरेशन आजादी की लड़ाई लड़ी है। नेहरू ने सरपंच भी नहीं बनने दिया किसी को। 35A और 370 अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को प्लीज करने के लिए इंट्रोड्यूस कराई। आप बताइए, जिस रात को महाराजा ने ये साइन किया एक्सेशन, उस रात क्या महाराजा इस पोजीशन में था कि भारत से 370 मांगता या 35A मांगता? केवल आप क्या कहना चाहते हैं? आप मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री नेहरू साहब थे, जिनको आप बहुत पूजनीय मानते हैं, सिर्फ उनकी क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये शेख अब्दुल्ला अपनी सामंतशाही प्रवृत्तियों को चलाने के लिए
उन्होंने ये दोनों धाराएं लगाई। और 35 से मुझे बताइए, 35 से के कारण आज कश्मीर में वहां माधोपुर गेट है जम्मू कश्मीर का, और आखिर तक मैंने कम से कम 10 साल गुजारे कश्मीर में, वहां एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां किसी बच्चे को नौकरी मिल सके या कोई आधुनिकता लगे। क्या आप उसी कंडीशन में उसे रखना चाहते कभी भी? और बार बार आजादी के टाइम का नहीं हो रही। यदि आप आजादी के टाइम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस शहजाद, मैं बहस में आपको इंट्रोड्यूस करना है, मुझे फिर स्कंद साहब के पास भी जाना है। शहजाद, आज मैंने इमरान खान का पूरा बयान सुना, 3-4 बातें निकली। पहले तो मैंने शहजाद ये भी बता देते हैं दर्शकों को, चोरी की जमीन पर बयान दे रहे थे, वो चोरी की जमीन पर जश्न मना रहे थे। 3-4 बातें मेरे ध्यान में आई। मैं आंख बंद करके सुन रहा था, तो मैं जब आंख बंद करके सुन रहा था, जैसे आरएसएस, मोदी हिटलर, आरएसएस पूरा कब्जा कर देगी, ये हो जाएगा, मुझे लगा राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी या पी चिदम्बरम जी बोल रहे हैं। वैसे हमारे देश में विपक्ष का नेता नहीं है तो वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद छोड़ के विपक्ष का नेता भी बन सकते हैं। बिल्कुल। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं कि पीओके में बालाकोट जैसा कुछ हो सकता है, यहाँ के नेता नहीं मानते। ये आज की सबसे बड़ी खबर है शहजाद, ये कि जो कल तक सीना चोरी कर रहे थे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब मास्टर आपका मान रहा है तो यहाँ पे जो इनके पपेट है, सर एक सेकंड सर मैं बात करूँ अपनी, प्लीज। जब आपका आका वहां पे बैठ के मान रहा है तो आका के जो मुरीद है यहाँ पे, वो क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है, समझ में नहीं आता। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे चलता है कि मुशाहिद हुसैन बोलते हैं कि घबराइए मत पाकिस्तानियों, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, ममता बनर्जी, ये सारे लोग हैं। आज इमरान खान भी कांग्रेस के लोगों को ही कोट करते हुए बात रखते हैं अपनी। ये जुगलबंदी आखिरकार है क्या? मैं समझ में नहीं आता मेरे कि पाकिस्तान भी घबराया हुआ है कि पीओके हमारे हाथ से चला जाएगा, पर यहां पे बैठे पाकिस्तान के और इमरान खान के जो मुरीद है, जो इमरान खान को फरिश्ता कहते हैं, वो लोग जब कब समझ में आएगा उनको कि देखिए अब पुरानी गलतियों को सुधारने का वक्त आ चुका है। कल साहब जो 370 भी हटा, पीओके भी साथ साहब को भी ला लूं क्योंकि ये शुरुआती दौर है। और स्कंद साहब, ये कैसी भाषा हमारे अंदर से ही, हमारे मुल्क के अंदर से ही पाकिस्तान की भाषा बोलने अगर आ गए और जो बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि फिर पाकिस्तान को तो केक वॉक मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टियों के विचारों पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं समझता हूं कि देश के सामने एक काम हो गया है और उसको कैसे किया, क्या किया, वो एक इंटरनल मामला है। पर इस समय कोई भी बयान किसी भी देशभक्त पार्टी को या देशभक्त नेता को, किसी भी पार्टी के हो, ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे कि कश्मीर में जो हमारे भाई हैं वो भड़के या पाकिस्तान को कोई ऐसा मौका मिले जिससे कि वो वहां, देखिए थोड़ी बहुत वहां पे लोगों में रिजेंटमेंट है, ये हमें मानना चाहिए, और पाकिस्तान उसमें आग में घी डालने का प्रयत्न करेगा। इस समय पाकिस्तान ये चाहता है कि वहां बलवा हो, और जिससे कि भारत इस समय, अभी हमने बहुत अच्छी तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, गवर्नमेंट ने संभाला हुआ है, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जो भी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन लगे हैं वो कश्मीरियों के ही हित में है, क्योंकि वो पाकिस्तान से और हमारे कुछ नेतागण अगर उनको भड़काएंगे तो नुकसान किसका होगा? नेता तो दिल्ली में बैठ के भाषण देते हैं, हमारे जो कश्मीर के भाई बहन जो बैठे हैं वैली में, अगर वो भड़क गए तो नुकसान तो उनका होगा। इमरान खान मुजफ्फराबाद से कुछ भी बोले, उनका तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनका तो पूरा पैसा बाहर है। पर हमें जो पूरी जो गवर्नमेंट है इस समय, पूरे राजनीतिक दल है, पूरा देश है, उसको ये पूरे बहुत ही गंभीरता से एक ये इस तरह काम करना चाहिए कि कश्मीर में जो इस समय चलता है, कुछ लोग नाराज है, प्रॉब्लम ये मानना चाहिए, कुछ लोग नाराज है। स्कंद साहब ने सही बोला, उनको ठंडा करें। स्कंद साहब ने सही बोला, पर आप देखिए भड़का कौन रहा है। एक नेता बोलते हैं कि मुस्लिम बाहुल है इसलिए 370 हटा दिया गया। क्या जम्मू हिंदू बाहुल से नहीं हटा? क्या बौद्ध बाहुल लद्दाख से नहीं हटा? क्या नहीं रहते? ये इनकी चाल है। ये अभी किसी पे आरोप लगा रहे थे बंटवारे का फायदा किसको हुआ? अरे बंटवारे का फायदा सबसे ज्यादा आपको हुआ, आपके चाचा प्रधानमंत्री बने।
अब बंटवारा नहीं होता तो आपके चाचा नहीं बनते, मुझे और चाचा नहीं ब्रेक लेना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप ब्रेक लेने से पहले गोवा का विलय हुआ हमारे देश में हैदराबाद का विलय हुआ, जूनागढ़ का विलय हुआ, जहां पटेल साहब इंचार्ज थे सारी जगह विलय हुआ, जहां एक जगह कोई दिक्कत, जहां एक जगह मसूद के चाचा इंचार्ज थे वहां पे विलय नहीं। जी शहजाद, मुझे एक ब्रेक लेना है। बर्बादी का आलम तो देखिए साहब, जी हाँ, 370 के मसले पर हिंदुस्तान के पक्ष में सारा विश्व है और विपक्ष में आप देखें तो कुछ नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान के साथ सारा भारत का विपक्ष खड़ा है। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है, इंतजार कीजिए। इसे धारा 370 हटाने को असंवैधानिक बता दिया तो इमरान खान कह रहे हैं कि कश्मीर पर कानून से कुछ नहीं होगा। इसकी बहुत स्पष्ट राय कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी जब कश्मीर पे हुई थी उसके स्टेटमेंट में स्पष्ट राय है, जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। ये बहुत स्पष्ट राय है कांग्रेस पार्टी की और यही स्टेटमेंट है। लेकिन जिस तरह से ये किया गया है, जिस तरह से ये किया गया है, देखिए सिंधिया जी ने भी CWTC में भी है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट साइन किया, तो सब सहमत है। चर्चा हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि उसमें एक ही आवाज उठती है और बाकी आवाजें दबाई जाती हैं, जैसे भाजपा में। हमारी पार्टी में जो आवाजें उठती हैं उन पर चर्चा होती है, उन पर हम लोग विचार विमर्श होता है, सब लोग बात करते हैं और फिर एक नरेंद्र मोदी को ये यहां से प्लेटफॉर्म से फिर ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल किसी गलतफहमी में ना रहना। कश्मीर का कॉज आपने जो किया कश्मीरियों के साथ, और आप समझ रहे हैं कि क्योंकि आपने कानून पास कर दिया और कश्मीर हाथ खड़े कर देंगे, कश्मीरी भी बैटल हार्डन हो चुके हैं। शहजाद, मेरे एक बात समझ में नहीं आती, पैर थरथरा रहे हैं, भारत के नाम से कांप रहे हैं, लेकिन मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अब आपके पास आपने हथियार डाल दिए कि भारत के खिलाफ आप कर नहीं सकते। आपने मान लिया कि बालाकोट की जो स्ट्राइक हुई थी भारत इससे बड़ा कर सकता है। अब ये सोशल मीडिया वार के जरिए ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इमरान खान भी जो कहते दिखाई दिखे कि भड़काओ, उकसाओ और आग में घी डालते रहो। देखिए, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी न किसी तरीके से जिहाद करे भारत के खिलाफ। तो पहले उन्होंने आतंकवादियों को भेजे, आजकल उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्टर भेजने की जरूरत नहीं है। भारत में ही कई सारे लोग पार्लियामेंट से लेकर टीवी पैनलों पर बैठ जाते हैं उनके मसूद और उनके इमरान बनने के लिए, तो यहाँ पे वो लोग भी है। पर बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया से किस तरीके से ये लोग जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी वीडियो लेकर, पुरानी फोटो 2010, 2016 और देखिए, पाकिस्तान जो करता है उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं हमें कोई माला पहनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में नहीं बैठा है, बुलावे में मत रहो। पर प्रॉब्लम यह है कि जो बात शाह महमूद कुरैशी समझते हैं, जो बात पाकिस्तानी खुद भी समझते हैं, वो मलिया लोधी को पूछ रहे थे सवाल, यहां पे बैठे कुछ लोग पाकिस्तान और इमरान में इतना विश्वास रखते हैं कि उनके वीडियो पे आप सोचिए कि कोई भारत का व्यक्ति बोले कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित लोगों द्वारा चीजें जो फैलाई जा रही है वो हो रहा है, पर भारत की पुलिस जो कह रही है, भारत की सरकार जो कह रही है वो गलत है। और ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग जो हैं उनका शरीर यहां पे रह गया है पर उनकी आत्मा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। कर्नल शिवदान सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आजकल के जमाने में क्लासिकल वॉर जो पहले हुआ करती थी वो का जमाना खत्म हो गया है। उसकी जगह पर आजकल मनोवैज्ञानिक युद्ध और ये जो टेररिस्ट की लड़ाई टाइप के युद्ध किए जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि दुश्मन आमने सामने नहीं होता है मगर पूरी डैमेज करना चाहता है। अभी पाकिस्तान, उसको पता है कि उसकी ना तो फाइनेंशियल कंडीशन इस प्रकार की है कि भारत जैसे प्रगतिशील देश। कर्नल सिंह, हम ये जानना चाहते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान अपनी हार मान चुका है, हथियार डाल चुका है, अब वो सोशल मीडिया को हथियार बना रहा है। टॉपिक पर आ रहा हूं, प्रोपेगेंडा जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है वो प्रोपेगेंडा के द्वारा ही लड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध सोशल मीडिया आजकल उसका एक वेपन बन गया है। सोशल मीडिया पर आप तरह तरह के फॉल्स मैसेजेस लोड करते रहिए, ये एक प्रोपेगेंडा का एक तरीका है। तो जब मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अभी किसी तरह की और युद्ध करने की कंडीशन में फाइनेंशियल नहीं है, ना उसका देश इस बात के लिए तैयार है। और एक और बात मैं यहां वाजा करना चाहता हूं पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि 71 की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो हमने ये सोच के युद्ध शुरू नहीं किया कि हम पाकिस्तान के 2 हिस्से करेंगे।
यदि पाकिस्तान इस वक्त, और इस बात को पाकिस्तान खुद जानता है कि भारतवर्ष से कोई इस वक्त उन्होंने पंगा लिया, तो उसके दो हिस्से आराम से क्यों शिकार हो रहे हैं ट्रैप का? विपक्ष को क्या हो गया है? आज एक और नया नाम जुड़ गया, ओवैसी साहब। न जाने महाभारत के कितने पाठ पढ़ा दिए, सुना दिए, बता दिए। ये क्या है? ये क्यों कर रहे हैं? देखिए अजीत जी, जो आप साइकोलॉजिकल यहाँ पे बात चल रही है, साइकोलॉजिकल वार की, उसका हिस्सा ये आप लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आरएसएस के लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। अरे हम लोग बोले राष्ट्रहित की बात करना, आपको इमरान खान के साथ, इमरान खान के साथ आप करें। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग राष्ट्रहित की बात हो रही है, आपको खराब लग रही है। 50 साल देश को चलाया है, आप कह रहे हो, शहजाद साहब कह रहे हैं कि उनके बॉस यानी कि कांग्रेस के जमाने में जो कुछ भी हिंदुस्तान में हुआ वो पाकिस्तान की मंशा पे हुआ। ये बात कहना चाहते हो? इसको साबित करना चाहते हो? इसे कबूल करते हो? तो फिर कबूल करो कि कसाब को गलत फांसी दी गई, तो फिर कबूल करो। जो मैं सवाल पूछ, यहाँ पे जितने भी आप जवाब पहले मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। मसूद हाशमी, आपका जवाब मिल गया। आपका जवाब सारे देश ने सुन लिया। आपका जवाब, आपकी सोच सारे देश ने देखी और सुनी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये लगातार गर्म चर्चा जारी है। दे रहा है और विपक्ष उसे फैला रहा है। इन सब के बीच कश्मीर पर हर जगह से दुत्कार मिलने के बाद आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत उसे युद्ध के लिए उकसा रहा है, जिसका अंजाम बुरा होगा। हम अक़वाम आलम पर भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम कभी जंग की तमन्ना नहीं करते, और ये मेरे नबी का भी कौल है कि मुसलमान कभी जंग की तमन्ना नहीं करता, लेकिन अगर जो जंग मुसल्लत की जाए तो फिर रास्ता आखिरत का और जिहाद का ही रह जाता है। और हम पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खिता और दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। ना नरेंद्र मोदी आप इस कौम के ऊपर उनको गुलाम बना सकेंगे, और ये जो पाकिस्तान के ऊपर आपने ये सोचा हुआ कि आजाद कश्मीर पे कुछ हमें सबक सिखाने का, आप तैयार हो जाए। फिर से मैं कहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे, और आपको इंशाअल्लाह आपको वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे। बहुत ये आप लोगों को जरूर लगेगा कि एक ऐसा नया नैरेटिव लेकर दोनों आ गए, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कि अब ये कहने लगे कि पीओके भारत का अगला निशाना है। जी हां, क्यों न हो। जगह हमारी है, चोरी आपने की, बेचा चीन को, और वहां अपना हक जता रहे हैं। इसके साथ साथ आपने सुना कि हमें आप जंग के लिए ना उकसाएं, जिहाद की धमकी दे दी। शहजाद, इस तरह की धमकी, शहजाद मैं आपके पास आऊं, इससे पहले मैं राजीव जेटली के पास चलूंगा। राजीव जी, ये किस प्रकार की गिदड़ भपकी और धमकी? नहीं, ये गिदड़ भपकी नहीं है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, वो आलू के रेट, दाल के रेट, रोटी के रेट, नान के रेट, परांठे के रेट, अब वो बेचारों को क्या करेंगे जब उन्हें मालूम है, और वो कर्जा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान पे, उन्हें मालूम है कि उनकी हालात खराब है। अब एक ही चारा बचता है, भारत के अंदरूनी विषयों को अपना एजेंडा बना के वहां की जनता को, बेचारी भूखी जनता को कैसे गुमराह किया जाए। बहुत सिंपल है, ये पूरा पाकिस्तानी भी समझ रहा होगा, पाकिस्तान के नागरिक भी समझ रहा होगा कि असली एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा ये नहीं है कश्मीर, हमारा तो कश्मीर अभिनंदन है, ये तो बात सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान जिसका वो हिस्सा नहीं है, उसका ग्राउंड बना के, उसको ग्राउंड बना के अगर पाकिस्तान की जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो आप देखिए, एक तो कश्मीर जो हमारा हिस्सा वो तो हम ले ही लेंगे। अरे भाई, जो आपका हिस्सा उनको तो खाना खिला दो, वो तो भूखे बैठे हैं बेचारे, उनके पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उन्हें दे दो ना, उनको तो संभाल के रखिए। जो उनके पास हिस्सा हमारा है, अगर वहां के लोगों को भी अच्छी सुविधाएं मिल जाए, समृद्ध हो जाए। आज देखा होगा कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती है। अरे पाकिस्तान के साथ तो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए राजीव जी ये कितना अहम रखता है, आज राष्ट्रपति के भाषण से ही समझ में आ गया कि अपने 17 मिनट के भाषण में 19 बार उन्होंने नाम लिया कश्मीर का, 24 बार भारत का नाम लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के बगैर उनकी दुकान नहीं चल सकती। और इसी के चोरी और सीनाजोरी को लेकर शहजाद जिहाद की बात कर रहे हैं। कर्नल साहब, मैं आपके पास, मसूद हाशमी, कर्नल साहब आपके पास आता हूं। एक और भी जो वहां की आर्मी है,
आप वहां की आर्मी को देखिए, वहां की आर्मी ने भी जो अपनी डिफेंस कॉलोनी है, जो पूरा बजट उठा के वहां की गरीब लोगों का पैसा उठा के अपनी आर्मी जो अपनी डिफेंस कॉलोनी में खर्च करती है, उनका सर्वाइवल भी बंद हो जाएगा। इसीलिए वहां पर पॉलिटिशियंस और आर्मी एक साथ मिलकर इसलिए चलते हैं, भाई तुम अपनी दुकान चलाओ, मैं तुम्हारी दुकान चलाता रहूंगा। अगर कुछ बंद हो रहा है तो पाकिस्तानी जनता की दुकानें बंद हो रही हैं। इन दोनों की दुकान तो पहले से चलती हुई आई है, केवल कश्मीर के नाम पे। शहजाद देखिए, इन दो नामों के अलावा उन्होंने मोदी का भी जितनी बार नाम लिया इमरान खान ने, ऐसा लग रहा था मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं वो। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप मुझे एक बात बताओ कि जब राहुल गांधी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर को ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे, मालिक बोलते हैं मलिक साहब को, इमरान खान की तरफ से और उनके राष्ट्रपति की तरफ से ऐसी भाषा आती है भारत के तरफ, एक कांग्रेस का नेता इसके खिलाफ नहीं बोलता। कांग्रेस के एक नेता ने अभी तक खंडन, कांग्रेस ने अभी तक एक खंडन नहीं किया कि पाकिस्तान के सेनेटर ने कहा कि ये हमारे साथ है। तो समझ में आता है कि अगर पाकिस्तान जुबान बोल रहा है, वो जुबान को, उस प्रोपेगेंडा को आगे करने वाले लोग कौन है। देखिए, पाकिस्तान के, देखो सोशल मीडिया पे एक टर्म होता है बॉट्स। बॉट्स वो होते हैं जो आपके झूठ को फैलाने के लिए यहां पे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे सरकार ने आका ने ट्वीट किया तो वो रीट्वीट करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इमरान खान आका है तो उनके बॉट यहां पे राहुल गांधी है, उनके बॉट यहां पे अधीर रंजन चौधरी है, उनके बॉट चिदम्बरम है। और मसूद साहब, देखो मसूद साहब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मसूद साहब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं दूसरा नामकरण हो रहा है आपका, उनको भी पता, दूसरा नामकरण हो रहा है। नहीं, मुझे मैं तो मसूद साहब से पूछूंगा कि पाकिस्तान ने इतनी बार कहा है कि ये लोग हमारी टीम में हैं। हाफिज सईद ने भी कहा कि कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ पत्रकारों का भी नाम लिया, आज ये सेनेटर साहब ने भी कहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग डिनाई क्यों नहीं करते? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी डिनाई, आप कभी डिनाई क्यों नहीं करते? जब आपके मतलब की कोई बात आती है तो उसको हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं आप बगैर बुलाए। बालाकोट किसने किया वहां पर? मसूद साहब, आज आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ने मान लिया कि बालाकोट हुआ था। के लिए और हिंदुस्तान की सालमियत के लिए जो कदम भी उठाया जाएगा, जो भी उठाएगा, हम उसके साथ हैं। सुनिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर चलिए, जो मुझे एक समझ में नहीं आता, बांटने में लगी है, हम उनके खिलाफ हैं। अच्छा, वेरी गुड। आप पाकिस्तान की हर बात मानते हो, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मानते। सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिए। उन्होंने बोला आप हमारी टीम में, आप मान गए, आपने कॉन्ट्रडिक्ट तो किया नहीं। पर आज आपके आका ने बोला कि देखो क्या किया उन्होंने बालाकोट में, तो ये क्यों नहीं मानते आप? तब प्रूफ क्यों मांगते भारत की? हम तो इनकार कर ही नहीं रहे हैं। जो आपके पहले नहीं कर रहे, आपके बहुत हुआ करते थे, आप भूल गए, आप भूल गए, आप भूल गए करते थे, आप भूल गए। आपने मांगे थे बालाकोट पे, हमें याद है। सबूत दो, आपने तो सवाल, आपको मैं याद दिलाना, छोड़िए ना, ये आपने पाला बदल दिया तो अब आप इधर की बात आपको कर रहे हैं। शायद पता नहीं होगा, मैंने तो तब भी ये बात की, इसलिए तो कांग्रेस ने मुझे अपना नहीं सकी। आपको क्या पता, आप कितने दिन कांग्रेस में? तो इस बात पे ये मेरे ऊपर व्यक्तिगत होंगे। अच्छा, अच्छा चलिए, छोड़ दिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि बालाकोट में सिर्फ पेड़ को नुकसान हुआ है, पंछी नुकसान हुए, कितने मरे? जरा फिगर दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखा दिया, फिर भी नहीं माने। बालाकोट का वीडियो दिखा दिया, तब भी नहीं माने। इमरान खान ने बोले तो मान लो। हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। हमें मालूम है कि हमारे सरकार में बैठे लोग झूठे हैं, उनकी बात नहीं मानते, लेकिन इंडियन आर्मी की हम बात बदलिए, ये चश्मा बदलिए। आप किस चश्मे से देख रहे हैं कि देश झूठ बोल रहा है? हरा वाला चश्मा है। आप कौन सा चश्मा पहने हुए? मसूद हाशमी, नेहरू की सरकार को, मसूद हाशमी कल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कल आजादी का जश्न होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो कम से कम तथ्य रख के बात करिए, कुछ तो तथ्य रख के बात करिए। नागालैंड में क्या हुआ? आज नागालैंड में क्या हुआ उसकी बात कीजिए। आज नागालैंड में अलग जंग आजादी क्यों? हाँ, रुकिए, आप जो बोल रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं, बेसे पैर की बात हो रही है मसूद साहब। ये मतलब नागालैंड, आज नागालैंड में कुछ नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ आज यहाँ की कश्मीर की हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ नागालैंड की। अरे आप क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान का बात हो रही है कश्मीर। नागालैंड हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। ये बताइए आप। एक सेकंड,
नागालैंड अभिन्न हिस्सा है, सब मानते हैं। आप मुझे बताइए कि एक बात चली थी कि तिरंगा लहराना चाहिए लाल चौक पे। इस पे विपक्ष के नेता माजिद मेमन से लेकर इनके तमाम ये जो बॉट्स है, इमरान खान के नागालैंड में सुनिए ना मेरी बात छोड़िए, हम चलेंगे तिरंगा लहराने। मैं नागालैंड पे भी आ रहा हूँ, नागालैंड पे भी आ रहा हूँ, नागालैंड पे आ रहा हूँ। मुझे हाँ मैं बता धैर्य रखो, एक सेकेंड। तो ये इनके बॉट्स ने कहा कि कश्मीर के लोग प्रवोक हो जाएंगे तिरंगे से, मतलब कश्मीर के लोगों के ऊपर भी सवाल उठा रहे, जैसे नागालैंड के लोगों पे सवाल उठा रहे मसूद साहब, ये सारे लोगों के सवाल क्यों उठा रहे? जिन्होंने क्यों लगता है कि तिरंगे से किसी को भी नागालैंड को ये देशद्रोही बता रहे, कश्मीरियों को देशद्रोही बता रहे, कैसे लोग? राष्ट्रपति पीओके में जाकर कहता है कि जिहाद हो जाएगा, ये ठीक वही शब्द है जो हाफिज सईद कहता है, यानी ये मान लिया जाए कि वहां की सेना में भी आतंकी बैठे हुए हैं। देखिए, इस समय भारत का पल्ला भारी है और पाकिस्तान और की जनता और पाकिस्तान के हुक्मरान बिल्कुल बिलबिलाए हुए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को दो काम करने हैं, अपनी जनता को भी उन्हें कुछ बताना है कि वो कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अहमद शाह कुरैशी गए, वो चीन गए, चीन से भी उन्हें कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट नहीं मिला, कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब वो दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने जो ये किया है उससे कोई लड़ाई हो सकती है और इससे दुनिया थोड़ी परेशान हो और एक मीडिएशन की तरफ आए। कल फिर पाकिस्तान के जो राजदूत है अमेरिका में, उन्होंने एक लिखा है वाशिंगटन पोस्ट में और अमेरिका के सामने गुहार लगाई है कि आप मीडिएशन करिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान ये समझ गया है कि वो खुद तो किसी कुछ करने की स्थिति में है नहीं, उसका दिवाला निकला हुआ है, उसकी आर्मी भारत की आर्मी के सामने 2 दिन खड़ी नहीं रह सकती। तो उनके सामने केवल यही है कि या तो वो जिहादियों को यहां वापस भेजे कश्मीर में, और या दुनिया को किसी तरह इस तरह का एक गीदड़ भपकी दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, जिससे दुनिया के सारे लोग बीच में आके बीच बचाव करें। इस सब में हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से इस सब का पूरी दुनिया को ठीक से बताना है कि भाई ये भारत का इंटरनल मामला है, कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं होने वाली है। जयशंकर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि कोई वहां फैक्ट्स बदले नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सब जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो ये जो पाकिस्तान का एक पूरा प्रोपेगेंडा है कि पूरी भारत और पाकिस्तान में कोई लड़ाई होने वाली है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर, ये बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा है और हमें कोई भी वक्तव्य, कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को मौका मिले कि दुनिया के और देश आके भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करें। कल शिवदान सिंह, आप ये देखिए कि एक तो पाकिस्तान के साथ इक्का दुक्का राष्ट्र अगर आप देख लें, तुर्की और एक आध छोटे मोटे राष्ट्र को आप छोड़ दें तो कोई उसके साथ नहीं है, ये साफ बात सीधी दिखाई दे रही है। इसके बाद ये जिहाद की बात करना, ये इस तरह से कहना, ठीक वही बात करना जो हाफिज सईद कहता है, ये पाकिस्तान खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारता नहीं दिख रहा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बातें हो रही हैं और ये क्या करते हैं, अब उनको पता है कि वैसी लड़ाई लड़ नहीं सकते ये, क्योंकि विश्व में इनकी अपनी हरकतों के कारण आज पाकिस्तान को ब्रांड कर दिया गया है कि पूरी विश्व में यदि आतंकवाद एक्सपोर्ट हो रहा है तो पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा बेवकूफ देश में कहूंगा कि जब अफगानी सेनाएं रूस में आ गई, रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई, तो अमेरिका ने सोचा कि खुद तो युद्ध हम लड़ नहीं सकते वहां पर जाकर के, तो उन्होंने पाकिस्तान को सोचा इसके अंदर मुस्लिम्स को आतंकवादी बना के मदरसों में पढ़ा करके और उनको लगाओ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के लिए, और पाकिस्तान तैयार बैठा था, उसके पास और तो काम था नहीं। आज वो तो चली गई रूसी सेना, मगर वो आतंकवाद की जो सेना छोड़ गए पाकिस्तान के अंदर, उस सेना को पूरा विश्व जानता है कि पूरे विश्व में आतंकवाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा, इसलिए पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जैसे गली के गुंडे से कोई बात नहीं करना चाहता, उसी तरह पाकिस्तान के साथ आज विश्व में कोई नहीं है। अब अमेरिका जैसा भी देश उनके साथ नहीं है, तो वो खाली जिहाद वगैरह का नाम लेकर के इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को फैलाना चाहते हैं, बहावी इस्लाम को एनकरेज करना चाहते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहा, उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के खुद के मंत्री मान रहे यूनाइटेड नेशन में कोई हमारे लिए माल हाला लेकर नहीं, पैराडाइज में नहीं रहना कहा जा रहा है। जिहाद के नाम से एक सेकंड सर, पर
आप सोचिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जाने से पहले कि आप जा सकते हो, आपके पास अधिकार है, ये कौन कह रहा है? हमारे पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी कह रहे भाई ये हमारा मामला नहीं है, आप जाइए, इंटरनेशनल है ये मामला। पाकिस्तान को वहां से हिदायत देकर पार्लियामेंट से ये काम जो कर रहे हैं ये ज्यादा खतरनाक है। ये ज्यादा लोग जो हमारे देश में बैठ के पाकिस्तान के एम्बेसडर और हाई कमीशन बन के बैठे हैं, इनको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हमारा आधा कश्मीर वहां पे है, आधा कश्मीर चाइना के पास बड़े दुख की बात। अगर ये नहीं रहते तो इनसे पहले, बहुत पहले ये निपटारा हो जाता। इन्होंने ना 370 हटाया, ना इन्होंने कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाने की कोशिश की, न चाइना के पास पर हाँ, आज कोई कोशिश करता है तो उसको सवाल पूछते हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया? पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान का क्या होगा? हम तो मर जाएंगे, हम लुट जाएंगे। अरे आप क्यों इतनी चिंता कर? देखो कश्मीर में चैन है, पर मसूद, इमरान, पाकिस्तान और कांग्रेस बेचैन है। मुझे समझ में नहीं आता। आप बेचैनी, अब बेचैनी निकलेगी मनीष जी, बेचैनी निकलेगी मनीष जी। अब देखो बेचैनी निकल रही है। जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने आज लफ्ज जिहाद का इस्तेमाल किया है, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, मैं उसे मतलब उसकी मजम्मत करता हूं, तमाम मुसलमानों की तरफ से मजम्मत करता हूं, चूंकि जिहाद जो है वो मजहब की बुनियाद पर लड़ा जाता है, और ये जो लड़ेंगे वो युद्ध होगा, जंग होगा। और अगर वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते हम उनसे जंग करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे आप और पाकिस्तान ऐसे मौकापरस्त लोगों को हम पीछे छोड़ के हम आगे आएंगे कि कश्मीर में चैन है, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे पहले आगे है। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, आप यहां पर ये पाकिस्तान की आड़ में आप क्या जो कश्मीरियों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? कश्मीर में सब कुछ आपके पास जानकारी कहां से आ रही है? आपके पास जानकारी कहां से आ रही है? आप जानकारी कहां से ला रहे हैं? कुछ भी बात और भी अनर्गल बात है। जानकारी आप ये बताइए, जानकारी कैसे आ रही है आपके पास? पूरा इंटरनेशनल मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया आप वो कुछ आप देश की बात करेंगे, देश की मीडिया आप दुनिया में जो कहा जाए, आप भी प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। एक सवाल, देखिए हमें कश्मीरियों से सिंपैथी है। आपने इंटरनेशनल मीडिया बोला, एक सवाल ले लो की बात, ठीक है, आपने बोला इंटरनेशनल। मैं जरा एक सेकंड बोलूं, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए ना, एक जिन कश्मीरी शासन कर रहे हैं, सुनिए सर, इन्होंने बोला इंटरनेशनल मीडिया, हर बात के जवाब ये दे, इंटरनेशनल मीडिया बहुत अच्छे हैं। एक सेकंड, अच्छा 2017 में पत्थर क्यों फेंक रहे थे? पूरे हिंदुस्तान क्यों फेंक रहे थे भाई? जब बोल रहे थे पत्थर गरीबी की वजह से फेंक रहे हैं। देखिए मसूद में आप ये समझिए एक सेकंड कि भारत सरकार एक कश्मीरी पे 90,000 रुपए खर्च करती है और एक आम भारतीय पे 4,000। सवाल में पूछा, एक सवाल कश्मीरी बात मेरी सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सेकंड, 2016 में 10% अपने पास इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दिया। आप भी बोले, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दिया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत की पूरी मीडिया कश्मीर में है, किसी को कोई पास नहीं मिला, किसी को कोई ये रोका नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता है 1970 में इसी बीबीसी का हवाला जो दे रहे हो उस पर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाने के लिए बोला था। अब मुझे आप बताओ, प्रतिबंध लगाया था, कांग्रेस की बात क्यों कर रहा हो? आपके मुंह से अच्छी लग रही है। इंटरनेशनल मीडिया की अभी बात कर रहे थे, यही इंटरनेशनल मीडिया की औकात कांग्रेस ने दिखाई थी। मैं तो कह रहा हूं आरएसएस की औकात भी तो कांग्रेस ने दिखाई थी। अरे मेरे भाई, आप देखो आरएसएस का फोबिया आपको और इमरान खान का मानता हूं। अगर आप ताकत है जो देश को तोड़ना चाहती है, चला एक छोटे से ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म चर्चा लगातार जारी है। पावर्ड बाय बोल रहे हैं वही भाषा भारत के कई नेताओं की भी सुनाई देती है। सुनिए कैसे आरएसएस पर असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही आज इमरान खान ने भी हमला बोला। देखिए, मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा। मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलाद है वो मुझे ऐसा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में अभी भी गोडसे की औलाद है। जिस तरह अगर महात्मा गांधी को गोली मारी तो ओवैसी का क्या है भाई? ये तो कुरान के अंदर है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। ये जब मुसलमान जब जबरदस्ती किसी को मुसलमान करता है या वो हरकतें करता है जो ये आरएसएस करती है, जबरदस्ती लोगों को हिंदुइज्म में ट्रीट करते हैं, ये तो हमारे दीन के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है।
बेगैरत पाकिस्तान ये नहीं समझता कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर उसे कुछ नहीं हासिल होगा, लेकिन अपने प्रोपेगेंडा आगे करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। कर्नल शिवदान सिंह, जिहाद, किस तरह का जिहाद वहां का राष्ट्रपति, वहां का आतंकी हाफिज सईद कहता है, और वो जिहाद से उसे क्या हासिल होगा? देखिए, जो कुछ मैंने सीखा है जिहाद के बारे में वो ये है कि अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ने को जिहाद का नाम दिया गया है। और जिहाद ये नहीं कि एक दूसरे किसी उससे लड़ा जाए या आबादी के लिए लड़ा जाए या जमीन के लिए लड़ा जाए, ये जिहाद नहीं है। जो जिहाद का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक तरह के एक फोबिया और एक तरह का जुनून पैदा करने के लिए, क्योंकि वो क्लासिकल लड़ाई लड़ने की पोजीशन में नहीं है। उसका मैं पूरी तरह से क्रिटिसाइज करता हूं इस बात को, और इसे शो करता है पाकिस्तान का दिवालियापन है जिसको पाकिस्तान डिस्प्ले कर रहा है। और हमारे देश के जो लोग इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से उनको नैतिक बल दे रहे हैं और इस प्रकार उनको विश्व में बोलने के लिए मौका दे रहे हैं कि भारतवर्ष के खुद अपने लोग इनके साथ नहीं। जी। राजीव जेटली ये सोशल मीडिया को हथियार बनाकर एक सोशल मीडिया वार की जो हरकत पाकिस्तान ने शुरू कर दी है, कैसे रोकेंगे इसे? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि हम बार बार जब चर्चा कर रहे हैं, 18 मई 2018 में पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया था गिलगिट बल्टिस्तान का। उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो अब कश्मीरी लोग हैं उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं रह जाएगा। स्थानीय निकाय के जो लीडर हैं उनके पास कर वसूली का भी अधिकार नहीं रह जाएगा। सारे अधिकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे। लेकिन आप हैरानी की बात यह है, ना हमारे विपक्ष ने, ना किसी भी अलगाववादी तत्व ने, ना ही किसी तरीके की राजनीतिक पार्टियां जो आज शोर मचा रही हैं, उन्होंने ये बात उठाई। और ना कश्मीर में उन लोगों ने जो कश्मीर के तथा कथित आजादी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं उठाई। जब पाकिस्तान सारे अधिकार कश्मीरियों के छीन रहा था, ना हमारे देश की राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को उठा रही थी, ना पाकिस्तान के अंदर वो मुद्दा उठाया जा रहा था, ना वो अलगाववादी उठा रहे थे। चंद पाकिस्तानी लोग, कश्मीरी लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि ऐसा भी कोई ऑर्डर पास किया गया जिसमें कश्मीर के अधिकार, कानूनी अधिकार भी छीन ले गए हैं। जबकि दूसरी तरफ देखिए, जब हमने धारा 370 और 35 से हटाया तो हमारे नेताओं के पास पूरे अधिकार थे कि वो जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट में जाना चाहते हैं तो चले जाए। राजीव जी मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से क्या विपक्ष रुक पाएगा? विपक्ष रुकता दिखाई नहीं दे रहा। मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं, आज तो इतने बुरे हालात हैं विपक्ष के, क्योंकि विपक्ष के पास चंद सीटें और चंद सीटों की वजहों से वो संसद के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश की जनता से अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है इस देश की जनता विपक्ष का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अब इनके पास एक ही चारा बचा है, जो चारा ओवैसी साहब को आपने अभी देखा जो बात कर रहे थे, वो बात कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर करी। अब इनके पास एक ही चारा रह गया कि चंद वोट हासिल कर लिए जाए। वो राजीव जी, आप भी 2 पे सिमट गए थे हिंदुस्तान की राजनीति में, आप भी 2 पे सिमट गए थे। इस बात को मत भूलिए, इतना गुरूर मत कीजिए। ये जनता है, आपने इनको गुमराह करके अगर सत्ता में आए हैं हमने तो ये विपक्ष को इस तरह किए। इसलिए हम आप भी 2 पे सिमट गए थे, आप दोबारा 2 पे जा सकते हैं। आप दोबारा 2 पे जा सकते हैं, पर आ गए हैं। मसूद, देखिए मसूद हाशमी, आप तमाम दलीलें देते, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने बहस के अपने अंतिम पड़ाव पर, मसूद हाशमी, मैं बहस के अपने अंतिम पड़ाव पर हूं। तिरंगा शान से लहराता है क्योंकि हर भारतवासी में जान से पहले देश है। हौसला भारतवासियों के लब पर है बुलंद। ये वादा करते हैं कि एक दिन झुका देंगे पाकिस्तान को, ये कहने पर कि जय हिंद। जी हां, आप लोग इस चर्चा में देश का सवाल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के। कश्मीर पर इमरान के आतंकी